Hello. Thanks for showing trust in Vaheguru Meher Education Services Private Limited. I am Dr. Jaspreet Khurana and I am the director of this company. Today we are going to discuss about what all documents are required in case of study permit outside India. So here you can see my screen. I'm sharing the document checklist. The very first document is application for study permit made outside of Canada. That is IMM 1294. This will be shared by my team to you. You have to fill this form very carefully and fill it precisely. Okay. What you can do is you can take out a printout of this form and then just do some rough work and then fill the final form. Next is recent education transcript. Now this is like if you are a class 12 pass student, then we need the mark sheets. If you are a bachelor's, then we need the transcript record from your last attended university. कहने का मतलब जहां से आपने बैचलर्स किया है वहां से हमें एक कंसोलिडेटेड मार्कशीट मिल जाती है जिसके अंदर की आपकी 3 इयर्स या 4 इयर्स बैचलर्स का जो मार्क्स होता है वो एक ही पेज में दिया होता है और इसको बोलते हैं ट्रांसक्रिप्ट्स. नेक्स्ट इज प्रूफ ऑफ GIC. GIC इज गारंटीड इन्वेस्टमेंट सर्टिफिकेट. This is a certificate of your fixed deposit that is around 6,30,000, that is around 10,000 something dollars. इसका मतलब क्या होता है? दिस इज अ टाइप ऑफ फिक्स्ड डिपॉजिट दैट द कैनेडियन गवर्नमेंट विल टेक फ्रॉम यू. आपको इंडिया में ही ये डिपॉजिट करना होता है. एक सर्टिफिकेट आपको मिल जाता है, आप वर्चुअल अकाउंट क्रिएट हो जाता है, उसके अंदर ये जो पैसा है कैनेडियन गवर्नमेंट अपने पास रख लेती है और पर मंथ आपको 60,000 रुपीज आपके अकाउंट में आ जाते हैं जिसको कि बच्चा स्टूडेंट जब वहां पढ़ने जाता है तो उसको यूज कर सकता है. कहने का मतलब ये रिफंडेबल अमाउंट है, ये आपका ही पैसा है. एक तरह की FD गवर्नमेंट ले लेती है और आपको ये पार्ट्स में पर मंथ कैनेडियन गवर्नमेंट आपको वापस कर देती है. कहने का मतलब आपका 6 मंथ्स का या 10 मंथ्स का खर्चा कैनेडियन गवर्नमेंट देखना चाहती है, अपने पास रखना चाहती है ताकि बच्चा वहां पर आकर के कोई इसको दिक्कत ना हो. नेक्स्ट इज प्रूफ ऑफ ट्यूशन डिपॉजिट पेमेंट. ट्यूशन डिपॉजिट अगर आप SDS कैटेगरी या नॉन SDS कैटेगरी में 2 टाइप्स ऑफ कैटेगरी होती है. SDS इज स्टूडेंट डायरेक्ट स्ट्रीम, नॉन SDS इज नॉन स्टूडेंट डायरेक्ट स्ट्रीम. अगर आप SDS कैटेगरी में जा रहे हैं तो आपको 1 साल की 1 ईयर का फी यू हैव टू डिपॉजिट. सेकंड थिंग, आपको IELTS में 6+ स्कोर इन ईच बैंड्स लाना पड़ता है, जैसे लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग और स्पीकिंग सब में 6 मिनिमम आना चाहिए. उससे ज्यादा है या तो और भी अच्छा होता है. तो आपको IELTS में 6 या मोर देन 6 बैंड लाना होता है. 1 साल की फीस आपको डिपॉजिट करनी होती है और आपको GIC प्रोड्यूस करना होता है. ये 3 कंडीशंस होती हैं SDS कैटेगरी में. अगर आपका स्कोर 6 से किसी एक में 5.5 बैंड रह गया या 0.5 बैंड कम रह गया तब आप नॉन SDS कैटेगरी में जा सकते हैं. उसके अंदर आपको 1 ईयर की फीस भी डिपॉजिट करने की जरूरत नहीं होती है. आप 1 क्वार्टर की फीस डिपॉजिट करके भी जा सकते हैं, लेकिन उसमें वीजा रिजेक्शन के चांसेस थोड़ा ज्यादा होते हैं. तो बेटर टू गो फॉर अ SDS कैटेगरी ऑलवेज. थर्ड पॉइंट है, फिफ्थ पॉइंट सॉरी, प्रूफ ऑफ IELTS लैंग्वेज टेस्ट रिजल्ट्स. अब IELTS जो इंग्लिश का एग्जाम होता है, आपका इंग्लिश लैंग्वेज टेस्टिंग सिस्टम, ये एकेडमिक होता है या जनरल ट्रेनिंग होता है. जो जनरल ट्रेनिंग GT वाला एग्जाम है वो आपका PR इमिग्रेशन के लिए होता है और एकेडमिक जो होता है आपका स्टडी वीजा के लिए होता है, जिसके लिए हम बात कर रहे हैं. तो यानी कि हमें IELTS एकेडमिक देना होता है और उसका जो स्कोर कार्ड TRF बोलते हैं, उसका TRF जो बाद में जनरेट होता है, एक पूरा A4 शीट का स्क्वायर होता है, वो आपको हमें भेजना होता है स्कैन करके, कलर स्कैन. नेक्स्ट इज लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस. लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस होता है जब आप कॉलेज में आप एडमिशन के लिए फाइल करते हो तो वहां पे 1 साल की फीस जमा करा देते हो, तब आपके पास एक LOA आ जाता है, लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस. उसकी एक कॉपी हमें चाहिए होती है वीजा फाइल के लिए. यूज ऑफ रिप्रेजेंटेटिव. अगर आपके केस में लॉयर इन्वॉल्व है तो एक रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म लॉयर का अटैच होता है. इसका मतलब क्या होता है कि अगर आपका वीजा रिजेक्शन आता है तो लॉयर वीजा ऑफिसर से क्वेश्चन कर सकता है कि वीजा ये रिजेक्शन क्यों आया, और आपके एटिव नोट्स यानी कि रीचेकिंग नोट्स या डिटेल्ड रीजंस आपके वो मांग सकता है. पासपोर्ट. आपका रिसेंट पासपोर्ट हमें चाहिए होता है, स्कैन्ड कॉपीज फ्रंट एंड लास्ट पेज होना चाहिए और वो प्रॉपरली स्कैन्ड होना चाहिए. मार्जिन्स उसमें कोई पेपर या कोई टेबल का या बेडशीट का नहीं आना चाहिए. प्रॉपर मार्जिन्स उसके कट होने चाहिए, क्रॉप्ड इमेज होनी चाहिए जिसमें आपका पासपोर्ट ही केवल हमें दिखाई दे. डिजिटल फोटो 35 by 45 mm का आपका एक डिजिटल फोटो हमें चाहिए होता है जिसके अंदर की 70% ऑफ योर फेस इज विजिबल. 70% आपका फेस विजिबल होना चाहिए.
हेयर अगर फीमेल चाइल्ड है तो पीछे टाई रहने चाहिए, कान आपके प्रॉपर दिखना चाहिए और बैकग्राउंड व्हाइट होना चाहिए। ये आपका डिजिटल फोटो का रिक्वायरमेंट है जो हमें चाहिए होता है। प्रूफ ऑफ अपफ्रंट मेडिकल एग्जाम, एक मेडिकल टेस्ट है जो आप बुक कर सकते हैं मैक्स हॉस्पिटल से या एक और हॉस्पिटल होता है, उसकी डिटेल्स आप हमारी टीम से ले सकते हैं। आप पे आप फोन करके आप अपने आप वहां पर अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। यू कैन बुक योर अपॉइंटमेंट और मेडिकल टेस्ट कराने के बाद वहां से आपको एक इंफॉर्मेशन शीट, एक आपको ट्रेवल शीट और एक आपको पेमेंट रिसिप्ट मिलती है। जो इंफॉर्मेशन शीट होती है उसके 2 पेज फ्रंट के आपको स्कैन करके वीजा के टाइम पे हमें देना होता है, बाकी रिसिप्ट आपको नहीं देना होता है। जो ट्रैवल डॉक्यूमेंट है वो आप जब फ्लाई करते हो तब आपको अपने साथ कैरी करना होता है मेडिकल वाला। फैमिली इंफॉर्मेशन फॉर्म, ये एक ऐसा फॉर्म होता है जो आपको फिल करना होता है, प्रिंट आउट निकालना होता है, उसके ऊपर साइन करना होता है, देखना होता है अगर आपका स्पाउस है तो आपको किस कॉलम में साइन करना है, बेबी है या नहीं है तो कहां पे कॉलम पे साइन करना है, और अगर आप अंडर 18 हो तो कहां पे साइन करना है। ये 3 कंडीशंस उसमें आपको देख करके प्रॉपर्ली साइन करके आपको स्कैन करके हमें भेजना होता है। अगर फिर भी समझ नहीं आता है हमारी टीम आपको सपोर्ट करेगी कि फैमिली इंफॉर्मेशन फॉर्म कैसे बनाना होता है। नेक्स्ट जो डॉक्यूमेंट चाहिए होता है स्केड्यूल 1। ये भी एक टीआरबी फॉर्म है, टूरिस्ट वीजा फॉर्म है स्टडी के लिए। इसके लिए हमारी टीम आपको गाइड करेगी कि इस फॉर्म को कैसे फिल करना चाहिए, क्या क्या चीजें आपको ध्यान रखना चाहिए, किस किस तरह से इसको आपको फिल करना है। नाउ क्लाइंट इंफॉर्मेशन, क्लाइंट इंफॉर्मेशन फॉर्म एक ऐसा फॉर्म होता है जिसके अंदर बाकी बचे हुए डॉक्यूमेंट्स हम सारे कंसोलिडेटेड मर्ज करके सिंगल पीडीएफ में 4 MB से कम की फाइल बनाकर हम डॉक्यूमेंट को अपलोड करते हैं। इसके अंदर हम क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगा सकते हैं, कवर लेटर। कवर लेटर का मतलब ये होता है कि छोटी सी प्रिसाइज हिस्ट्री हम लिखेंगे, उसके बाद एक लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स हम बनाएंगे कि हम आपकी फाइल में ये डॉक्यूमेंट्स अटैच कर रहे हैं, वी आर अटैचिंग दिस नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट्स। नेक्स्ट इज स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, SOP। ये सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है। इसके अंदर हम आपका एक रीजन देंगे कि आप वहां पे पढ़ने क्यों जा रहे हैं और आप पढ़ के वापिस क्यों आएंगे, इसका रीजन हमें प्रॉपरली देना होता है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है। इसके लिए आपको हमारे SOP राइटर टीम से कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा। हमारी टीम आपको गाइड करेगी कि आपको आपका SOP स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्ग कैसे बनाना है। ITR फादर मदर स्टूडेंट, फादर मदर और स्टूडेंट के ITR इनकम टैक्स रिटर्न हमें चाहिए होती है पिछले 2 साल के, 2 इयर्स के। इनकम टैक्स रिटर्न अगर स्टूडेंट का नहीं है तो भी कोई इशू नहीं है, आप मदर फादर के डॉक्यूमेंट्स लगा सकते हैं, ITRs लगा सकते हैं। फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स, अब फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से चाहिए होते हैं। नंबर 1 प्रोविडेंट फंड सर्टिफिकेट। अगर किसी के पेरेंट्स के पास प्रोविडेंट फंड का पैसा है, उसकी डिटेल्स हैं, हम उसको भी लगा सकते हैं और हम उनको स्पॉन्सर भी दिखा सकते हैं कि इस पैसे से वो अपने स्टूडेंट को, अपने बच्चे को स्पॉन्सर करेंगे। या कोई वर्क प्रोफेशनल है उसके पास PF का कोई पैसा है, वो भी उसको दिखा सकते हैं। नेक्स्ट इज फिक्स डिपॉजिट, अगर आपके पास कोई FD है 2 लाख 3 लाख 50,000 1 लाख एनी अमाउंट, वो भी एक स्ट्रॉन्ग डॉक्यूमेंट बनता है, तो आपको एक फिक्स डिपॉजिट भी बच्चे के नाम पे कराना चाहिए। नेक्स्ट इज बैंक बैलेंस सर्टिफिकेट। बैंक बैलेंस सर्टिफिकेट का मतलब ये होता है कि आप जब हम आपका वीजा फाइल करेंगे तो आपके अकाउंट में, बच्चे के अकाउंट में मिनिमम 5 to 6 लाख रुपीस बच्चे के अकाउंट में, स्टूडेंट के अकाउंट में होना चाहिए। उसके लिए बैंक हमें एक बैलेंस सर्टिफिकेट देता है अपने लेटर हेड के ऊपर या उनका जो फॉर्मेट होता है उसके ऊपर। इसके सैंपल्स आप मेरी टीम से ले सकते हैं कॉल करके, वो आपको सैंपल शेयर कर देंगे। उसके अकॉर्डिंगली आप अपने बैंक से बैलेंस सर्टिफिकेट इशू करा सकते हैं। ये सबसे लास्ट में कराना होता है, जब हम आपका वीजा फाइल करने वाले होंगे तो 2 या 3 दिन पहले ही सब डॉक्यूमेंट्स पूरे करने के बाद आपको बैलेंस सर्टिफिकेट बैंक से लेना है। नेक्स्ट इज आपका गिफ्ट डीड। अगर बच्चे के अकाउंट में पैसा कम है, 5-6 लाख रुपए नहीं है, तो मदर या फादर या रियल ब्रदर या रियल सिस्टर उसके अकाउंट में वो पैसा डाल सकते हैं। पेरेंट्स का ज्यादा ऑथेंटिक होता है, ब्रदर सिस्टर का कम होता है। जब पेरेंट्स उस अकाउंट में वो पैसा डालेंगे तो उनको गिफ्ट डीड दिखानी होती है। गिफ्ट हम दिखाते कि भी उसने 5 लाख रुपए 4 लाख रुपए बच्चे को गिफ्ट किया। वो गिफ्ट डीड कैसा होता है उसका सैंपल आप फिर मेरी टीम से ले सकते हैं कि किस तरह से गिफ्ट डीड बनेगी, उसका क्या सैंपल होगा, क्या कंटेंट होगा, वो आप देख करके उसको बनवा सकते हैं। नेक्स्ट इज इनकम टैक्स एक्नॉलेजमेंट। लोन डॉक्यूमेंट्स, अगर बच्चे ने लोन लिया है तो लोन सैंक्शन लेटर, अगर सेकेंड ईयर की फीस भी बच्चे ने ले रखी है तो उसका लोन सैंक्शन लेटर हमारे पास ज्यादा स्ट्रॉन्ग पॉइंट बना देता है। अगर बच्चे ने लोन लिया है तो कोशिश करिए कि सेकेंड ईयर का भी सैंक्शन उसका करा के रखें और वही लेटर आप वीजा के टाइम पे हमें प्रोवाइड कराएं। नेक्स्ट इज आपका मॉनिटरी रिसोर्सेज। मॉनिटरी रिसोर्सेज सर्टिफिकेट का हम आपको सैंपल शेयर कर देंगे।
इसके अंदर हम एक कंसाइज में आपके पास कितना बैलेंस है, किस किस अकाउंट में कितना अकाउंट में पैसा पड़ा हुआ है, वो सारा पैसा हम एक कॉलम बना करके दिखा देते हैं। उसके अंदर हम फिक्स डिपॉजिट भी मेंशन करेंगे, स्पॉन्सरशिप भी मेंशन करेंगे अगर है तो ये सारा का सारा पैसा जो है उस सर्टिफिकेट में हम लोग मेंशन कर देते हैं। सीए इवैल्यूएशन रिपोर्ट, इससे क्या होता है कि हमें ये पता चलता है कि बच्चा वापस क्यों आएगा। अगर वो वर्क प्रोफेशनल है या बैचलर्स किया हुआ है या जॉब कर रहा है या स्टूडेंट भी है, तो भी हम उसका वर्क या आपका सीए इवैल्यूएशन रिपोर्ट शो करते हैं कि उसके घर की कितनी वैल्यू है, उसकी नेट प्रॉपर्टी कितने की है, उसके पेरेंट्स के पास कितना पैसा है, कितने स्टेबल हैं, तो बच्चा इंडिया में जरूर वापस आएगा। ये भी हम दिखा सकते हैं। नेक्स्ट है गोल्ड इवैल्यूएशन रिपोर्ट। आपके पास अगर कुछ गोल्ड पड़ा हुआ है या गोल्ड का बिल दिखा सकते हैं, तो आप गोल्ड का बिल दिखा सकते हैं कि देखिए हमारे पास ये भी पैसा है, हमारे पास गोल्ड भी इतने अमाउंट का हमारे पास रखा हुआ है, तो हम अपनी कंट्री में वापस जरूर आएंगे। नेक्स्ट इज प्रॉपर्टी वैल्यूएशन, ये मैंने आपको अभी ऊपर डिस्कस किया है। फिक्स डिपॉजिट हम डिस्कस कर चुके हैं। इन्वेस्टमेंट प्रूफ्स, अगर आपकी कोई एलआईसी है या एसआईपी है तो हम उसकी भी स्कैन कॉपीज लगा सकते हैं। उसके बाद आप आइए रिज्यूमे। अपडेटेड रिज्यूमे हमें बच्चे का चाहिए होता है, चाहे वो बैचलर्स हो, चाहे मास्टर्स हो, चाहे वो 12th क्लास स्टूडेंट हो। एम्प्लॉयमेंट, अब एम्प्लॉयमेंट का मतलब ये होता है कि अगर आप बैचलर्स हैं और आप कहीं पे जॉब कर चुके हैं या कर रहे हैं या 5 साल 6 साल से जॉब कर रहे हैं, तो आपकी सारी एम्प्लॉयमेंट की डिटेल्स हमें चाहिए होती हैं। आपकी ज्वाइनिंग लेटर, जॉब ऑफर लेटर, आपका रिलीविंग लेटर, आपके अकाउंट ट्रांसफर्स, आपने जिसमें सैलरी ली है, आपकी सैलरी स्लिप्स। अगर आपने अपनी सैलरी कैश में ली है तो आपको लेटर ऑफ रिकमेंडेशन एम्प्लॉयर से भी एक्स्ट्रा देना होता है और आपको सैलरी स्लिप्स दिखानी होती है स्टाम्प करके, साइन करा। नेक्स्ट आ गया आपका प्रमोशनल सर्टिफिकेट। अगर आपके पास किसी कंपनी से कोई प्रमोशनल लेटर है कि कंपनी आपको प्रमोट करेगी, जब आप पढ़ के वापिस आ जाएंगे तो आपको प्रमोशन मिलेगा, आपको एक अच्छी पोस्ट मिल जाएगी, ये भी लेटर आप वहां पर लगा सकते हैं। ट्रैवल हिस्ट्री भी एक बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट। अगर आपने किसी कंट्री में ट्रैवल किया है, जैसे कि चाइना, सिंगापुर, मलेशिया, कहीं पे भी ट्रैवल किया, तो वो ट्रैवल हिस्ट्री भी हम मेंशन करेंगे कि भाई स्टूडेंट इज ऑलरेडी अवेयर ऑफ हाउ टू ट्रैवल इंटरनेशनली। नाउ LOR फ्रॉम कॉलेज, करंट एम्प्लॉयर, कोलीग, लेटर ऑफ रिकमेंडेशन हमें चाहिए होता है। अगर वो बच्चा 12th का है तो लास्ट अटेंडेड स्कूल से, प्रिंसिपल से, हेड ऑफ द प्रिंसिपल जो स्कूल होता है, वो आपको एक लेटर ऑफ रिकमेंडेशन लिख के देता है कि हाँ भाई ये बच्चा इस कोर्स के लिए अच्छा है और पढ़ने में अच्छा था। उसका कंटेंट क्या होता है, मेथड क्या होता है, सैंपल क्या होता है, वो आप हमारी टीम से ले सकते हैं। नेक्स्ट, LOR फ्रॉम करंट एम्प्लॉयर। अगर आप वर्क प्रोफेशनल हैं तो आप जहां पे जॉब कर रहे हैं वहां से आपको एक लेटर ऑफ रिकमेंडेशन लेना होता है कि भाई उसका भी कंटेंट एंड ऑल वो आप मेरी टीम से ले सकते हैं। नेक्स्ट आ गया प्रूफ ऑफ प्रॉपर्टी। अगर आपके पापा या मम्मी के नाम पे कोई प्रॉपर्टी है तो आप पावर ऑफ अटॉर्नी लगा सकते हैं। अगर आपके नाम पे कोई प्रॉपर्टी है तो आप उसको भी जरूर शो करें। सोशल वर्क सर्टिफिकेट फ्रॉम एनजीओ, इसका मतलब है कि अगर आप किसी एनजीओ से एसोसिएटेड हैं, आप सोशल वर्क करते हैं, आप सोसाइटी के लिए कुछ अच्छा करते हैं, आप पढ़ के जब आप वापिस आएंगे तो आप सोसाइटी के लिए कुछ अच्छा करेंगे, उसको बोलते हैं सोशल वर्क सर्टिफिकेट। तो कोई एनजीओ का आप मेंबरशिप अपनी दिखा सकते हैं, जैसे रोटरी क्लब हो गया, लायंस क्लब हो गया, या कोई भी सेवा संस्था होगी, वहां से आप अपनी एसोसिएशन दिखा सकते हैं। रिलीजियस एंगेजमेंट सर्टिफिकेट, मतलब आप किसी मंदिर से, गुरुद्वारे से, चर्च से, कहीं से भी एक सर्टिफिकेट ले सकते हैं कि भाई हाँ ये रेगुलर हिंदू कल्चर से या अपने कंट्री के कल्चर से जुड़े हुए हैं, तो वो पढ़ करके वापिस जरूर आएंगे और अपने कंट्री के कल्चर में ही रहना पसंद करेंगे। स्पॉन्सरशिप सपोर्ट टू द फीस। अब स्पॉन्सर का मतलब ये होता है कि यदि अगर आपके पेरेंट्स के पास अकाउंट में 20 लाख 10 लाख रुपया पड़ा हुआ है तो वह आपको सेकेंड ईयर की फीस स्पॉन्सर कर सकते हैं। हम दिखा सकते हैं कि भी आपका सेकेंड ईयर का और थर्ड ईयर का खर्चा आपके पेरेंट्स देंगे अगर आपने लोन नहीं लिया है, और हम पेरेंट्स के अकाउंट बैलेंस, बैलेंस सर्टिफिकेट, ITR रिटर्न्स, बैंक बैलेंसेज, वो सब हम उसमें शो कर देंगे। नेक्स्ट आ गया आपका एजुकेशन। नेक्स्ट स्पाउस डिटेल्स। अगर आपकी वाइफ या आपका हस्बैंड है, साथ में बच्चा है, उसके बारे में भी आपको हमें डिटेल्स देनी पड़ेंगी। उनकी जो जो डिटेल्स चाहिए वो आप हमारी टीम से फोन पे बात करके पूछ सकते हैं। एजुकेशन प्रूफ ऑफ ट्यूशन पेमेंट्स। अब जब आप स्कूल में पेमेंट कर देते हैं किसी कॉलेज में, तो वहां से आपको एक स्विफ्ट रिपोर्ट यानी कि एक ऑनलाइन ट्रांसफर का आपके पास एक रसीद आ जाती है, रिसिप्ट आ जाती है कि आपने फीस पे कर दी, वो रिसिप्ट भी आपको हमारे को देना पड़ता है। उसके बाद एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज। अगर आपकी कोई एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज है, आप किसी और चीज में भी आपको सर्टिफिकेट मिले हुए हैं, जैसे कि ड्राइंग कंपटीशन, चेस कंपटीशन, कुछ गेम्स का, स्पोर्ट्स का, कुछ भी टाइप्स, वो आप हमें प्रोवाइड कर सकते हैं। एजुकेशनल ट्रांसक्रिप्ट्स। एजुकेशनल ट्रांसक्रिप्ट्स का मतलब होता है कि आपकी 10th 12th
बैचलर्स, मास्टर्स, जो भी आपकी क्वालिफिकेशन है उनके सबके मार्कशीट्स और उन सबकी डिग्रीज हमें चाहिए होती है। 10-12 का हमें सर्टिफिकेट भी चाहिए होता है। कंट्री टाइज डॉक्यूमेंट्स, अब कंट्री टाइज अगर आपकी हमें स्ट्रॉन्ग दिखानी है तो मैं ऊपर बात कर चुका हूँ। पावर ऑफ अटॉर्नी ऑफ द मूवेबल एंड इमूवेबल प्रॉपर्टी हम दिखा सकते हैं। पावर ऑफ अटॉर्नी आपकी ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड में हम दिखा सकते हैं भाई फैमिली कनेक्शंस की, अगर आप अकेले बेटे या बेटी हो तो आपके फैमिली से कनेक्टेड हो, या आप आपका भाई बहन बाहर रहते हैं और आप अपनी फैमिली के ओनली केयर टेकर हो, तो वो भी हम उसमें मेंशन कर सकते हैं ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स में एसओपी अंदर, उसके बारे में आपको हमें बताना चाहिए। सोशल वर्क एफिडेविट एंड पिक्चर्स एज प्रूफ। सोशल वर्क जैसे मैंने अभी बताया एनजीओ के बारे में, तो आप उसमें कुछ पिक्चर्स भी अपनी शेयर कर सकते हैं जेपीजी फॉर्मेट में, वो भी हम वहां पर अपलोड कर सकते हैं आपका वीजा फाइल के टाइम पे। कल्चरल बैकग्राउंड मैं बता चुका हूँ। वैल्यूएशन रिपोर्ट ऑफ कमर्शियल एंड डोमेस्टिक प्रॉपर्टी, कोई भी प्रॉपर्टी हो उसके बारे में आप जरूर शेयर करें। लोन डॉक्यूमेंट्स आप हमारे साथ जरूर शेयर करें। फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट जो चाहिए होते हैं वो चाहिए होते हैं फिक्स डिपॉजिट्स, गिफ्ट डीड जैसे भी बताया, गोल्ड इवैल्यूएशन, इंश्योरेंस अगर आपने करा रखा है कोई एलआईसी वगैरह, पीएफ अगर है, लिक्विड मनी इन अकाउंट, आपके अकाउंट में कितना पैसा कैश पड़ा हुआ है जिसको कि आप वहां पढ़ते टाइम यूज कर सकते हैं। उसके बाद बैंक बैलेंस सर्टिफिकेट्स, अकाउंट डिटेल्स ऑफ पेरेंट्स इफ बैलेंस इज गुड, अगर बैलेंस अच्छा है तो पेरेंट्स को भी हम स्पॉन्सर दिखा सकते हैं, जीआईसी और प्रॉपर्टी वैल्यूएशन इफ एप्लीकेबल। सो दिस इज द लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स दैट वी सजेस्ट ऑन द बिहाफ ऑफ आवर कंपनी। और आपको, आप इस वीडियो को देखिए और थोड़ा समझिए, और जो जो डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको एक्सप्लेन करे हैं अभी, ये डॉक्यूमेंट्स आप अपने रेडी करिए और आप मेरी टीम को सबमिट करिए। विल फाइल योर वीजा। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। Nice.